नमस्कार छात्रों, मैं हूं चंदन कुमार और आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड के पंचम पत्र के लिए जो अध्याय है हमारा भाषा विज्ञान का, उसमें भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत पर आज हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा की उत्पत्ति का जो पहला सिद्धांत है वह दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। भाषा की उत्पत्ति का यह सिद्धांत विविध धर्मों के साहित्य से प्रेरित है। ऋग्वेद में एक स्थान पर लिखा है, देवी वाचम जय जनयंत देवा ताम विश्वरूपाम पशुओ वदंती। श्लोक संख्या 8, 111। इसमें कहा गया है, वाग्देवी को देवताओं ने उत्पन्न किया और उसे सभी प्राणी बोलने लगे। न केवल हिंदू वाङ्मय में बल्कि बौद्ध और जैनी धर्म ग्रंथों में भी आदि भाषा के रूप में अर्धमागधी भाषा को माना गया है। चूँकि उनकी गुरुवाणी प्राकृत और पाली में है, इसलिए बौद्ध और जैनियों के जो धार्मिक विचारों का जो विस्तार होता है वह पाली प्राकृत से हुआ है। इसलिए इस समुदाय के लोग भाषा की प्रारंभिक अवस्था में पाली प्राकृत को मानते हैं। ईसाई भी ओल्ड टेस्टामेंट की इब्रानी अर्थात हिब्रू भाषा को देवोत्पन्न भाषा मानते हैं। मुस्लिम अरबी को संसार की प्राचीन भाषा मानते हुए कुरान को खुदा का कलाम कहते हैं। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की अगर हम समीक्षा करें या अपनी बात कहें इस पर, तो यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त है तो इसमें समानता क्यों नहीं है। पहला प्रश्न ये उठता है, सभी जीव जातियों की भाषा को क्यों अलग अलग रखा गया है, या सभी जातियों की भाषा क्यों अलग अलग है। देवी सिद्धांत के पीछे श्रद्धा का भाव है, जबकि भाषा की उत्पत्ति के पीछे वैज्ञानिक कारण और उसके लिए तर्कशीलता जरूरी होती है। अगला सिद्धांत है धातु सिद्धांत। इस सिद्धांत की ओर सर्वप्रथम प्लेटो ने इशारा किया था। इसे विकसित किया प्रोफेसर हेस ने और इसका प्रचार प्रसार किया डॉक्टर स्टाइनथॉल ने। मैक्स मूलर ने भी इस सिद्धांत को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया, पर उनका काम पूर्णता प्राप्त नहीं कर सका। इसे डिंग डोंग वाद या रनन सिद्धांत भी कहा जाता है। रनन सिद्धांत के अनुसार शब्द और अर्थ में एक प्रकार का रहस्यात्मक संबंध होता है। इस सिद्धांत में उदाहरण के लिए एक हथौड़े से धातु मसलन लोहा, तांबा, चांदी, सोना इत्यादि, फिर ईंट, लकड़ी, पत्थर, शीशे इत्यादि पर आघात करने से अलग अलग ध्वनि निःसृत होती है, और उन ध्वनियों के अनुसार जब मनुष्य अपनी ध्वनि का साम्य स्थापित करता है या उससे संबंधित एक ध्वनि विकसित करता है, जैसे टन टन, खिस खिस इत्यादि, ऐसे ही ध्वनियों को जो प्रतिपादित करता है, तो वह धातु सिद्धांत के दायरे में आता है। यह सिद्धांत पाषाण युगीन सिद्धांत हो सकता है, जब मनुष्य पत्थर और धातु के औजारों के टकराहट के बोलचाल से शब्द तलाशता था, जैसे घंटी बजने को टन टन करना कहते हैं। इसी तरह के बहुत सारे शब्द हमारे साथ हैं अभी भी। समीक्षा के तौर पर हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति के लिए एक निराधार सिद्धांत है। इसे केवल टन टन की ध्वनि मिल सकती है या ऐसी ही कोई धातु मूलक ध्वनि मिल सकती है। जीवों का मनुष्य के लिए भाषा का यह सिद्धांत नाकाफ़ी है। दूसरा, यह सिद्धांत धातु मूलक सिद्धांत के तौर पर व्याकरण की ओर इशारा करता है, किंतु जब भाषा की उत्पत्ति ही नहीं हुई है तो व्याकरण तो बहुत बाद में विकसित होती है, इसलिए यह सिद्धांत प्रासंगिक नहीं है। मगर यह देखने वाली बात है कि एक विकास क्रम में इस सिद्धांत की चर्चा तो होती ही है। अगला सिद्धांत है संकेत या निर्णय सिद्धांत। इस सिद्धांत को प्रतीकवाद, स्वीकारवाद, संकेतवाद आदि भी कहा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार पहले मनुष्य पशु पक्षियों की तरह संकेतों के आधार पर सिर, आँख, हाथ, पैर आदि अंगों
के संकेत से भाषा व्यवहार करता था। कालांतर में जब इन आंगिक प्रतीकों से काम नहीं चला, तब लोग एक जगह एकत्रित होकर नए वस्तुओं के लिए ध्वनि संकेतों और प्रतीकों का निश्चय किया। वहीं से भाषा विकसित हुई। इस भाषा सिद्धांत के प्रति अगर हम अपनी बात कहें तो बिना भाषा ज्ञान के इकट्ठे होना संभव नहीं है, और इकट्ठे होने के बाद यदि उसमें या उन लोगों में विचार विनिमय करने की क्षमता थी तो भाषा का स्वरूप पहले ही बन चुका था। यह प्रक्रिया भाषा की उत्पत्ति के बाद विकसित हुई जान पड़ती है। अगला सिद्धांत है अनुकरण सिद्धांत। वॉव शब्द भौं भौं का अंग्रेजी रूपांतरण है। मैक्स मूलर ने विनोद में यह नाम दिया था। अनुकरण सिद्धांत को ही वॉव सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का वास्तविक नाम ओनोमेटोपिक थियरी है। इसे कुछ लोग एकोइक थियरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत के मुताबिक मनुष्य अपने आसपास के जीवों की ध्वनियों का अनुकरण किया और इसी से भाषा का प्रारंभिक ढांचा तैयार हुआ। इस सिद्धांत से ध्वनि मूलक शब्दों की संरचना का पता चलता है। अनुकरण दो स्तरों पे बताई गई है इस सिद्धांत में। एक है ध्वन्यात्मक अनुकरण और दृश्यात्मक अनुकरण। ध्वन्यात्मक अनुकरण तो स्पष्ट है। दृश्यात्मक अनुकरण कुछ ऐसे दृश्य प्रतीक हैं जिसका कि ध्वनि संकेतों में परिवर्तन किया गया है। समीक्षा के तौर पर कहें तो आज की भाषा में ध्वनि मूलक शब्दों की संख्या काफ़ी कम है। अधिकांश शब्दों की व्याख्या इस सिद्धांत से संभव नहीं है। कुछ भाषाएं ऐसी है जिसमें ध्वनि मूलक शब्द हैं ही नहीं। मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धांत अगला सिद्धांत है ये। इस सिद्धांत को आवेग सिद्धांत या पुहपुहवाद भी कहते हैं। पुहपुहवाद नामक जो शब्द है यह मैक्स मूलर ने मजाक में दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य भाव प्रधान प्राणी था, इसलिए सुख, घृणा, क्रोध, विस्मय आदि भावों से निःसृत ध्वनियाँ जैसे छिह, आह, हाय आदि से भाषा का प्रारंभिक रूप निर्मित हुआ है। समीक्षा के तौर पर हम कहें कि इस प्रकार के सिद्धांत को मानने में प्रमुख कठिनाई यह है कि भावावेश से ही शब्द निकले हैं तो विविध भाषाओं में भेद क्यों है। घृणा और प्रेम के सूचक शब्द सभी भाषाओं में एक जैसे होने चाहिए, पर ऐसा नहीं है। हालांकि इस सिद्धांत से शब्दों की कुछ संरचनागत व्याख्या संभव है। अगला सिद्धांत है ये है हो सिद्धांत। इसे श्रम ध्वनि सिद्धांत या श्रम परिहरण मूलकतावाद सिद्धांत भी कहा गया है। इस सिद्धांत के व्याख्याकार न्वायर हैं। न्वायर ने पश्चिम में मल्लाहों को जब नौकायन के दौरान देखा तो वे नाव खेते वक्त थकान के समय ये है हो शब्द का उच्चारण करते थे। तो न्वायर का ये कहना था इस आधार पर कि परिश्रम के समय सांस तेज गति से अंदर बाहर होती है, जिससे स्वर तंत्रियाँ विविध रूपों में कंपित होती है। इसी से कुछ ध्वनियाँ मुख से बाहर निकलती है, जैसे हियो, छियो, हैया, हे, हु इत्यादि। समीक्षा के तौर पर कहें तो यह सिद्धांत पूर्व के सभी सिद्धांतों से भी गया बीता है, क्योंकि इन शब्दों का आज भी भाषा में कोई प्रयोग नहीं है। हालांकि ये बात गौर करने वाली है कि आज भी जब श्रमिक वर्ग के लोग होते हैं वे अपने तरह से इस तरह के भाषा का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, भले ही उसका भाषा विज्ञान या व्याकरण में कोई स्थान हो या न हो, पर साहित्य में ज़रूर इसका इस्तेमाल होता है। इंगित सिद्धांत यानी गेस्चर थ्योरी। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम पॉलिनेशियन भाषा के विद्वान डॉक्टर राय ने दिया। रिचर्ड ने अपनी किताब ह्यूमन स्पीच जो 1930 में प्रकाशित हुई थी में इस सिद्धांत को ग्रहण किया और अलेक्जेंडर जोहानसन ने भी अपने अध्ययन में इसका समर्थन किया है। आगे डार्विन ने भी 6 असंबद्ध भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन में इस सिद्धांत को प्रमाणित किया है।
इस सिद्धांत के आधार पर मनुष्य के भाषा की पहली अवस्था वह है जब उसने बंदर जैसे अन्य जीव जातियों से मूल भावनाओं जैसे भय, क्रोध, भूख, प्यास आदि के अभिव्यक्ति के लिए भाव व्यंजक ध्वनियाँ सीखी। दूसरी अवस्था वह है जब उसने जीव जंतुओं और निर्जीव पदार्थों की ध्वनियों का अनुकरण कर शब्द निर्मित किया। तीसरी अवस्था में मनुष्य ने अनजाने में ही अपने ही अंगों का अनुकरण किया, जो महत्वपूर्ण है। चौथी अवस्था में सूक्ष्म भावों के व्यंजक शब्दों का निर्माण हुआ। समीक्षा के तौर पर हम कहें कि इस सिद्धांत को आरेखित करने के लिए जिन उदाहरणों का उपयोग किया गया है वे प्राचीन भाषाओं पर पूरी तरह लागू नहीं होते हैं, मगर यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो मील का पत्थर साबित होता है। एक सिद्धांत है अगला, टाटा सिद्धांत। यह सिद्धांत इंगित सिद्धांत से प्रभावित है। सिद्धांतकार के मुताबिक आदि मानव काम करते समय काम को करने वाले अवयवों की गति का अनुकरण अपने उच्चारण अवयवों से करता था, जिससे कुछ शब्द उच्चारित हो जाया करते थे। इन्हीं ध्वनियों या शब्दों से भाषा का विकास हुआ था। उदाहरण के लिए हम देखें तो जैसे हम हवा में अगर तेज़ हवा में हाथ लहराएं तो श्वाक इस तरह का कुछ ध्वनि प्रकट होता है। तो हो सकता है ऐसे ही कई ध्वनियों के इस्तेमाल से टाटा सिद्धांतकार ये कहते हैं कि भाषा का विकास संभव हुआ हो। मगर समीक्षा के तौर पर हम कहेंगे कि प्रश्न यह है कि क्या आदिमानव इतनी सूक्ष्मता से शारीरिक गति के अवलोकन के प्रति जागरूक होंगे। दूसरी बात कि आरंभिक ध्वनियाँ कैसे अर्थवान हो गई होगी, इसका इसमें उल्लेख नहीं है। संगीत सिद्धांत अगला है। इसे संगीतवाद या सिंग सॉन्ग थ्योरी भी कहते हैं। संगीत का संबंध प्रेम से अधिक है, इसलिए प्रोफेसर हडसन ने इसे प्रेम सिद्धांत या वाव वाव थ्योरी कहा है। इस सिद्धांत के समर्थक डार्विन, स्पेंसर और येसपर्सन रहे हैं। इस सिद्धांत के मुताबिक येसपर्सन के मुताबिक भाषा की उत्पत्ति खेल खेल में हुई होगी। विचारकों के अनुसार आदि मानव अपने भावुक क्षणों में गुनगुनाने या गाने के क्रम में अनायास ही ध्वनि प्रयोग सीखा होगा और उसी के अनुरूप भाषा की उत्पत्ति हुई होगी। समीक्षा के तौर पर हम कह सकते हैं कि यह संभव है कि आदि मानव भावुक रहा होगा, पर गुनगुनाने के अक्षरों से भाषिक प्रयोग किस प्रकार विकसित हुआ होगा, इस पर किसी भी समर्थक विचारक ने विचार नहीं किया है। अगला सिद्धांत है संपर्क सिद्धांत, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जी रेवेज हैं। रेवेज के मुताबिक मनुष्य आरंभिक अवस्था में एक दूसरे से संपर्क में आकर स्पर्श के अलावा अस्फुट ध्वनियों का उच्चारण भी करता था। जैसे हम लोग आज अक्सर कहते हैं कि जैसे ही किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो ओह वाह इस तरह की बात कहते हैं, हे ये सब कहते हैं। तो इसी तरह से कुछ अस्फुट ध्वनियाँ विकसित हुई होगी। जैसे जैसे संपर्क बढ़ता गया वैसे वैसे ध्वन्यात्मक प्रयोग स्पष्ट होता गया और शब्द और वाक्य क्रम से विकसित हुए और इसी से भाषा की उत्पत्ति हुई। संपर्क सिद्धांत के मुताबिक ध्वनि का विकास संसूचक ध्वनि में होता है, जैसे चिल्लाना, पुकारना। संपर्क का यह स्तर पहले भावना यानी इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित था, कालांतर में बौद्धिक और वैचारिक इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हुआ। यह सिद्धांत इंगित सिद्धांत जैसा ही प्रतीत होता है, मगर इसमें कुछ विशेष चीज़ें भी हमें मिलती हैं। समीक्षा के अनुसार कहें तो प्रोफेसर रेवेज ने यह सिद्धांत बाल मनोविज्ञान और पशु मनोविज्ञान तथा आदि मानव जातियों के सूक्ष्म अध्ययन के आधार पर दिया था, जो तर्क सम्मत है, लेकिन यह केवल मनोविज्ञान आधारित अध्ययन है। कासनी नामक विद्वान ने इसकी आलोचना की है। अगला है समन्वित सिद्धांत। हालांकि ये जो समन्वित सिद्धांत है ये पिछले सभी सिद्धांतों को
समग्रता के आधार पर एकीकृत करके विकसित किया गया है। इसके अनुसार पिछली सदी के प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक स्वीट महोदय ने उपर्युक्त सभी सिद्धांतों के समन्वय के आधार पर भाषा की उत्पत्ति पर समग्रता में विचार किया है। उनके अनुसार भाषा का प्रारंभिक रूप भाव संकेत या इंगित मतलब गेस्चर और ध्वनि समवाय अर्थात साउंड ग्रुप दोनों पर आधारित थी। उनके अनुसार ध्वनि समवाय के आधार पर ही शब्दों का विकास हुआ। स्वीट ने शब्द विकास को 3 आधारों पर बताया है। पहला आधार है अनुकरणात्मक, दूसरा है मनोभावाभिव्यंजक या भावावेशपूर्ण, तीसरा है प्रतीकात्मक। गौर करते हैं इस पे कि अनुकरणात्मक क्या है। जैसे कि जानवरों की भाषा जो हम दोहराते हैं, जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं कहती है तो हम बिल्ली का अनुकरण करते हैं। मनोभावाभिव्यंजक वह है जब आदमी क्रोध या किसी खास मनोभाव में होता है और वह उसका इस्तेमाल करता है, जैसे आह, ओह, छी इत्यादि ऐसे शब्द। और प्रतीकात्मक शब्द वे हैं जैसे हम समूहवाची शब्द लेते हैं, जैसे लिंग आधार पे या संज्ञा के आधार पर या सर्वनाम के आधार पर या विशेषण के आधार पर। तो ऐसे शब्द प्रतीकात्मक हैं जो भाषा विकास के सबसे बाद की अवस्था में विकसित हुए होंगे। इन सब के अलावे आगे सिद्धांतों के समग्र रूप पर बात करें तो चामस्की मानते हैं कि भाषा की क्षमता और योग्यता मनुष्य के जीन्स में है। यह उसके बायोलॉजी का और उसके मस्तिष्क के मूल का जरूरी हिस्सा है। मनुष्य का जो मस्तिष्क है वह उसके इसी क्षमता पर आधारित है। निष्कर्ष रूप में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि भाषा की उत्पत्ति भाव अभिव्यंजन, अनुकरणात्मक और प्रतीकात्मक शब्दों से हुई और इसमें इंगित सिद्धांत, संगीत सिद्धांत और संपर्क सिद्धांत से भी सहायता मिली है। आगे चलने पर नवाभिव्यक्ति की आवश्यकता, योग्यतमावशेष सिद्धांत, अर्थ तथा ध्वनि में परिवर्तन के कारण भाषा में तेजी से परिवर्तन आता गया। यह परिवर्तन वास्तव में इतना बड़ा था कि भाषा से संबंधित अनुसंधान मानव इतिहास के लिए नया प्रस्थान बिंदु साबित हुआ। यही कारण है कि नृतत्व विज्ञान, भूगोल और मनोविज्ञान को भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत ने प्रभावित किया, जिसके कारण भाषा का विज्ञान एक नए अध्ययन क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ। आज भर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पाठ आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तथा इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।